हाँ भी बच्चा लोग, आज डिस्कशन करेंगे एनर्जी फ्लो से। इकोसिस्टम चल रहा है, इकोसिस्टम में बात करेंगे हम एनर्जी फ्लो से। और जब हम एनर्जी फ्लो की बात करते हैं तो हम कहते हैं द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दिस अर्थ इज सन। सूर्य जो है वो ऊर्जा का सोर्स है इस अर्थ पर जितने भी इकोसिस्टम है। लेकिन एनसीईआरटी की एक लाइन को याद रखिएगा, एनसीईआरटी के लिए एक्सेप्ट फ्रॉम द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। डीप सी के अंदर चूंकि सनलाइट पहुंचती नहीं है तो वहां पर ये सूर्य जो है वो ऊर्जा का सोर्स नहीं है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली तो है बट डायरेक्टली नहीं है। ध्यान रखना, इस लाइन को याद रखना, स्पष्ट लिखा हुआ है सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द इकोसिस्टम ऑन द अर्थ बट एक्सेप्ट डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। डीप सी के अंदर नहीं है, इस बात को याद रखना, क्वेश्चन बनता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, जो सोलर रेडिएशन है, जो सोलर रेडिएशन है, सन से जो रेडिएशन निकलता है हम उसे कहते हैं सोलर रेडिएशन। इस सोलर रेडिएशन में एक स्पेक्ट्रम है जिसे कहते हैं PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिसकी रेंज है 400 टू 700। ये ही केवल फोटोसिंथेसिस के काम आएगा। फोटोसिंथेसिस के लिए जो एब्जॉर्ब होता है वो 400 से 700 nm के बीच में होता है। और सोलर रेडिएशन का ये कितना प्रतिशत भाग है? बोले 50% पार्ट है ये। 50% पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन दैट इज PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। और हमारे जो प्लांट्स हैं या फिर मैं कहूं ऑटोट्रॉप्स हैं, ये केवल इसका 2 to 10% एब्जॉर्ब करते हैं। PAR का केवल 2 से 10% ही उपयोग में लिया जाता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए। इसको बहुत अच्छे से याद रखना, साफ साफ लिखा हुआ है इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का लेस देन 50% ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन दैट इज PAR। और उसको फिक्स करने में हमने कहा प्लांट कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ पार, ये याद रखना, 2 से 10%। ये भी प्रश्न बनता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कहानी क्या है? सबसे पहले है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स को हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉप्स वो जो कि करते हैं फोटोसिंथेसिस। प्रोड्यूसर से जाएगा कंज्यूमर में। और कंज्यूमर कौन कौन से हो सकते हैं? आप बोल सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो इस तरह से यहां पर एनर्जी का फ्लो होगा। हम इसको ट्रॉपिक लेवल 1, 2, 3, 4 ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ट्रॉपिक लेवल 1 किससे बना है? प्रोड्यूसर से बना है, ऑटोट्रॉप से बना है। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, एनर्जी को कैप्चर करते हैं, और वहां से जो एनर्जी आई है वो अगले ट्रॉपिक लेवल पोषक स्तर में जाएगी। कहां जाएगी? बोले ट्रॉपिक लेवल 1। जितने भी फोटोसिंथेसिस से एनर्जी यूज बनी है प्रोड्यूसर से, उसको काम में लेने वाले जो जीव है उनको कहते हैं कंज्यूमर्स, उपभोक्ता, ठीक है ना। अब ये प्राइमरी कंज्यूमर हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं, टर्सरी हो सकते हैं। इसी के आधार पर ट्रॉपिक लेवल 1 पर हमेशा प्रोड्यूसर्स रहेंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पर ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, ट्रॉपिक लेवल 4। तो इससे एक बात और समझ में आती है कि सबसे ज्यादा एनर्जी तो यहाँ बनी, और इसके बाद में जैसे जैसे नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर जाएंगे एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। डिक्रीज, एनर्जी का लेवल कम होगा। क्यों? क्योंकि जितनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेंगे फोटोसिंथेसिस करके, क्या सारी की सारी एनर्जी इसको दे देंगे? नहीं। तो देखो यहाँ कुछ रूल लागू होते हैं जो एक्सप्लेन होते हैं। पहला, थर्मोडायनेमिक्स का रूल, पहला क्या? यूनिडायरेक्शनल फ्लो, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ चलेगा। और क्या है? ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, ना तो बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, केवल
उसकी फॉर्म को अल्टर किया जा सकता है, थर्मोडायनेमिक्स का पहला रूल। दूसरा रूल है डिसऑर्डरलाइनेस, एंट्रोपी वाला, कि जब एक से दूसरे में जाएंगे तो क्या 100% एनर्जी चली जाएगी? नहीं जाएगी, बीच में कुछ डिसऑर्डर भी होंगे, एंट्रोपी बढ़ेगी। तीसरा देखो, जब भी एनर्जी का फ्लो होगा तो हम कह रहे हैं ट्रॉपिक लेवल 1 से 2, 2 से 3, 4 ऐसे चलेगा, तो क्या सारी की सारी एनर्जी जाएगी? नहीं, तो यहां पर रूल आएगा, रूल ऑफ 10%। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में केवल 10% ऊर्जा ही आगे कैरी फॉरवर्ड होती है, 90% ऊर्जा यूज में आ जाती है या अन्य किसी कार्यों में खर्च हो जाती है। जो जीव है वो केवल 10% ऊर्जा ही अपने बायोमास बनाने के काम में लाता है, जो कि अगले टॉपिक लेवल के काम आती है। ये याद रखना। इस पर लास्ट ईयर नीट में प्रश्न आया हुआ है, और प्रश्न जो था वो 100x 10,000x ऐसे कुछ बना के कराया हुआ था, उसको अच्छे से देख लेना। रूल ऑफ 10%। तो हम बात करते हैं वापस, the first law of thermodynamics states that the energy can neither be created nor destroyed, only altered in form। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और दूसरा है इंक्रीजिंग द डिसऑर्डरलाइनेस, जिसे हम एंट्रोपी का रूल भी कहते हैं, दोनों लागू होते हैं। तीसरी बात हो गई, ग्रीन प्लांट जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इनको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स, है ना। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करेंगे तो वहां फाइटोप्लैंक्टन्स आ जाएंगे, एल्गी आ जाएगी और हायर प्लांट्स आ जाएंगे, जो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। ये प्रोड्यूसर्स की बात करेंगे। जब मैं प्रोड्यूसर की बात कर रहा हूं तो मैं ऑटोट्रोफ्स की बात कर रहा हूं। ऑटोट्रोफ्स का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। एनिमल्स जो है सारे के सारे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड के लिए, फूड की आवश्यकता को पूरा इनसे करते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स कहते हैं। कंज्यूमर्स का दूसरा नाम क्या है? हेट्रोट्रोप्स हैं। हेट्रोट्रोप्स है। वो हेट्रोट्रोप्स कौन से हो गए? प्राइमरी हो गए, सेकेंडरी हो गए और टर्सरी हो गए। एक क्वेश्चन बनता है, जैसे एक फूड चेन में बनाता हूं, जैसे मैंने बनाया प्लांट को खाया इंसेक्ट ने और इंसेक्ट को खाया बर्ड ने, एक फूड चेन ये हो गई। और एक फूड चेन ये हो गई कि जो प्लांट है इसके जो सीड्स हैं इसको खाया बर्ड्स ने। अब आप बर्ड्स को किस ट्रॉपिक लेवल पर रखोगे? यहां पर बात करेंगे तो ये ट्रॉपिक लेवल 1 हो जाएगा, ये ट्रॉपिक लेवल 2 हो जाएगा, ये ट्रॉपिक लेवल 3 हो जाएगा। जैसे कि प्रोड्यूसर्स ये वाला हो गया हर्बीवोर और ये वाला हो गया यहाँ पर कार्निवोर। लेकिन इस केस में प्लांट्स, उसके सीड ट्रॉपिक लेवल 1 और बर्ड्स अपने आप में ट्रॉपिक लेवल 2 हर्बीवोर हो गए, तो कुछ कंफ्यूजन भी चलेगी। ये जो एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म है इनको किसी पर्टिकुलर एक ही ट्रॉपिक लेवल में हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसीलिए हम फूड चेन एंड फूड वेब की बात करते हैं। और प्रकृति में फूड वेब का होना बहुत जरूरी है। यदि कोई एक ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर फूड पर डिपेंड करेगा तो वो उसके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। जैसे कि चाइना में रेड पांडा की बात करते हैं, पांडा जो है उसका फूड स्पेसिफिक है क्या? सहतूत की पत्तियां। अब यदि सहतूत के पेड़ खत्म हो गए तो क्या होगा? उसको भोजन नहीं मिलेगा और वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो स्पेसिफिसिटी ऑन अ स्पेसिफिक फूड कैन बी harmful for that species. It may it may cause extinction for that species। ये उस स्पीसीज का एक्सटेंशन कर सकती है। एक फूड पर स्पेसिफिसिटी कभी भी नहीं होनी चाहिए, वेरिएबिलिटी होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। एक बात और ध्यान रखना, जब भी हम बात करते हैं फूड चेन की, जैसे ग्रेजिंग फूड चेन है तो ग्रास को खाया गॉट ने, गॉट को खाया मैन ने, ये हो गया टॉप कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर तक एनर्जी सबसे कम पहुंचती है। मैं ह्यूमन बीइंग की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन यदि मैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करता हूं तो जैसे मैंने लिखा प्लांट से मान लो मैंने लिखा डियर से लिखा मान लो मैंने लॉयन, तो ये लॉयन इसका टॉप कंज्यूमर है। टॉप कंज्यूमर की संख्या
फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करेंगे तो सबसे कम मिलेगी, सबसे संख्या कम होगी टॉप कंज्यूमर की। क्यों? क्योंकि वहां तक पहुंचते पहुंचते एनर्जी का लेवल हमेशा कम हो जाता है। एक चेन और चलती है जिससे कहते हैं डेट्रिटस फूड चेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना हो तो एनर्जी का फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा। डेट्रिटस फूड चेन हमेशा ब्रांचेस ग्रुप में निकली रहती है, क्योंकि जब भी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो उसका डीकंपोजिशन होता है, तो जो डीकंपोजर्स हैं, डीकंपोजर्स, उन्हीं से बनती है हमारी डेट्रिटस फूड चेन। ये कौन है? फंजाई एंड बैक्टीरिया। फंजाई एंड बैक्टीरिया ये काम करते हैं। क्या करते हैं? जैसे फंजाई है तो एंजाइम्स का सीक्रेशन करती है डेड ऑर्गेनिक मैटर पर, और एंजाइमेटिक डाइजेशन के बाद वो उससे उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट कहते हैं बेटा। सेप्रोट्रॉप या सेप्रोफाइट्स कहते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करते हैं। सेप्रोफाइट्स आर डेड प्लांट विच ग्रो ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर्स। ठीक है ना? ये हमारे बुक में दे रखा है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। प्राइमरी प्रोड्यूसर में ट्रॉपिक लेवल 1 यानी प्लांट्स की बात करेंगे, फिर हर्बीवोर की बात करेंगे, फिर कार्निवोर की बात करेंगे और टॉप कार्निवोर की बात करेंगे। टॉप कार्निवोर के नंबर हमेशा क्या होंगे? कम होंगे, ध्यान रखना, क्योंकि एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जा रही है तो क्या हो रही है? हमेशा कम हो रही है। कितने प्रतिशत फ्लो हो रहा है? केवल 10% एनर्जी ही एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर की जा सकती है। फाइटोप्लैंक्टन ग्रास ट्री से यहां चला गया जूप्लैंक्टन, यहां बर्ड्स और यहां मैन एंड लॉयन। अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। ध्यान रखना, एनर्जी हमेशा कम होती रहेगी और टॉप लेवल पर हमेशा सबसे कम एनर्जी मिलेगी, इसीलिए टॉप कंज्यूमर्स की संख्या हमेशा कम होगी। Each tropic level has certain mass of living material, particular time called standing crop। इसकी डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप? पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर टाइम में जितना जीवित आपको ऑर्गेनिक मैटर मिल रहा है उससे हम कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। ईच ट्रॉपिक लेवल है सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल, और जनरली इसको किसमें करते हैं? ड्राई वेट के अंदर काउंट करते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर नंबर ऑफ इन यूनिट एरिया, कितने लोग प्रेजेंट हैं या कितना मास प्रेजेंट है किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, पर्टिकुलर टाइम के अंदर की बात कर लेते हैं। और ये जनरली क्या करते हैं? फ्रेश वेट या ड्राई वेट करते हैं, लेकिन ड्राई वेट ज्यादा सही है। आगे बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। 10% का रूल याद रखना है ना, 10% का, एक टॉपिक लेवल से दूसरे लेवल में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और एक फूड चेन एक साइकिल दिखा रखी है कि सन द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको प्लांट्स कैप्चर करते हैं। प्लांट से कुछ इंसेक्ट के दिखा रखा है, इसको बर्ड्स से निकाल लिया, बर्ड्स को बड़े बर्ड्स से निकाल लिया, फूड चेन चल रही गई। तो ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, इसका हर्बीवोर कह दिया, ये कार्निवोर हो गया। मैंने आपको कहा था बर्ड्स हर्बीवोर भी हो सकता है, कार्निवोर भी हो सकता है, क्योंकि ये बर्ड सीड अगर खाती है तो हर्बीवोर है, अदरवाइज कार्निवोर है। और हर लेवल पर हीट के रूप में एनर्जी रिलीज होती है, हर लेवल पर। और हर लेवल पर मैं कहता हूं अगर यहाँ पर डेथ हो गई, यहाँ पर डेथ हो गई, जहां पर भी डेथ होगी तो यहाँ चलेगा डीकॉम्पोजिशन से ऑर्गेनिक मैटर वापस अर्थ में चला जाएगा और अर्थ से वापस प्लांट को मिलेगा। अब बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड की। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है? एलेंटोनियन पिरामिड्स भी कहते हैं। साइंटिस्ट था, इन्होंने एनर्जी का जो फ्लो है या नंबर्स हैं या बायोमास है, इसको एक पिरामिड की शेप के अंदर समझाने की कोशिश की, है ना। और पिरामिड का बेस जो है वो हमें पता है हमेशा क्या होता है? ब्रॉड। तो पिरामिड का बेस जो है हमेशा ब्रॉड होता है। तो किसी भी इकोसिस्टम में उसका बेस हमेशा ब्रॉड होगा और अपर लाइन में जाएंगे तो वो नैरो होता जाएगा। जैसे नंबर का पिरामिड, संख्या, किसी भी इकोसिस्टम में संख्या सबसे ज्यादा किसकी होगी? प्रोड्यूसर्स की होगी। प्रोड्यूसर्स की संख्या हमेशा सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद हर्बीवोर, उसके बाद कार्निवोर, यानी प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है। आपको ये नंबर्स लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, हमें याद रखना है कि पिरामिड ऑफ नंबर में जैसे ग्रासलैंड है तो ग्रासेस की संख्या सबसे ज्यादा होगी, फिर हर्बीवोर की, फिर कार्निवोर की और टॉप कंज्यूमर की होगी। ठीक है। नंबर के पिरामिड में एक
एक्सेप्शन है वो क्या है, ट्री का जो पिरामिड है, ट्री का जो नंबर का पिरामिड है वो इन्वर्टेड होता है बेटा। कैसे? देखो एक बहुत बड़ा ट्री है तो ट्री की संख्या तो कितनी है, 1, तो ट्री की संख्या तो केवल हो गई 1। अब उसके ऊपर बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं और उन बर्ड्स के ऊपर फिर पैरासाइट रहते हैं, है ना। तो ट्री तो एक ही हो गया, ट्री के ऊपर मान लो आपने कहा बर्ड्स, बर्ड्स के ऊपर जो पैरासाइट हैं, तो ट्री का नंबर का पिरामिड कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। ट्री का नंबर का पिरामिड हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बायोमास का। तो बायोमास हमेशा हाई रहेगा, प्रोड्यूसर्स का बायोमास हमेशा ज्यादा रहेगा, उसके बाद प्राइमरी का, फिर टर्सरी का, फिर टॉप कंज्यूमर का। पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर, पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर यदि हम फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास निकालेंगे तो वो बहुत कम मिलेगा एज कंपेयर टू उनके टॉप कंज्यूमर से। इसलिए याद ये रखना है कि जो बायोमास का पिरामिड है वो इन्वर्टेड होता है, कहां का, पॉन्ड इकोसिस्टम का। पॉन्ड इकोसिस्टम में बायोमास का पिरामिड इन्वर्टेड होता है और ट्री इकोसिस्टम में नंबर का पिरामिड इन्वर्टेड होता है। एनर्जी का पिरामिड हमेशा कैसा रहेगा, ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज अपराइट रहेगा, हमेशा ऊपर रहेगा। याद रखना, लिखा हुआ है द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली इन्वर्टेड, ये भी याद रखना, सी के अंदर भी ये नियम लागू होता है बायोमास का। क्यों होता है, क्योंकि ओपन सी के अंदर, ओपन सी के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि वहां पर मिनरल्स की साइकिलिंग नहीं हो पाती, मिनरल्स डीप सी में चले जाते हैं। ओपन गहरे समुद्र की बात कह रहा हूँ, बीचों बीच के समुद्र में, तो वहां पर क्या होता है कि मिनरल्स डीप सी में चले जाते हैं तो ऊपर मिनरल्स होते ही नहीं है, तो वहां पर एल्गी या फाइटोप्लैंक्टन ग्रो नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे डीप सी में जाएंगे तो वहां पर आपको कार्निवोर्स बहुत मिलेंगे, है ना, फिशेज वगैरह बहुत मिलेंगी। इसलिए वहां पर भी बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, नेवर बी इन्वर्टेड, है ना। चलो, इसके साथ ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू।